हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्रेट एम्बिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए बिंदु के साथ हम पुनः उपस्थित हैं और आज का जो बिंदु है जो गैसीय विनिमय और श्वसन का जो चैप्टर चल रहा था उसी का अगला क्रम है। यानी कि जो श्वसन है उसका जो उसकी जो क्रिया विधि है उसी का जो अगला क्रम बिंदु जो है हमारा वो है गैसीय परिवहन किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। यानी रुधिर में गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है, आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो रुधिर है इसमें इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन आज समझना है और ये देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है कहां से कहां तक इनका परिवहन और किस रूप में होता है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो रुधिर में गैसों का परिवहन जो बिंदु है उसके अंदर का मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो कहां से होगा? फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक होगा। कहां से होगा? जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े से लेकर के और कहां तक होगा? कोशिकाओं तक। यानी फेफड़े से कोशिकाओं तक, ठीक है ना। फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है और किसके माध्यम से? रुधिर या ब्लड के माध्यम से, ठीक है। अब यह किस किस रूप में होता है? तो मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो दो रूपों में देखने को मिलता है। एक हीमोग्लोबिन के द्वारा और दूसरा होता है प्लाज्मा के द्वारा। तो देखिए, होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो बंधुता होती है वह हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस रूप में लगभग 98.5 यानी 98.5% जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और यदि देखें प्लाज्मा के साथ इतनी ज्यादा इसकी बंधुता होती नहीं है, इसलिए इसके द्वारा मात्र 1.5% यानी 1.5% केवल ऑक्सीजन का परिवहन होता है रुधिर प्लाज्मा के द्वारा, यानी प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है ना। अब जो हीमोग्लोबिन है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है यह मुख्य वर्णक होता है और इसी वर्णक के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है थोड़ा सा समझते हैं इसको विस्तृत रूप से। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का आमतौर पर जो कलर होता है वो होता है हल्का बैगनी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का बैगनी होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ती है तो ऐसी स्थिति में ये HbO2 बनाता है, अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो लाल कलर का होता है। इसीलिए जो शुद्ध रक्त होता है उस रक्त का जो रंग होता है, कलर जो होता है वो लाल होता है, गहरा लाल होता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वो कैसा होता है? हल्का बैगनी रंग का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये तो बात हो गई। एक चीज यहाँ पे हम और बताना चाहेंगे आपको कि जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहाँ जुड़ता है? हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, हीम और ग्लोबिन। इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके द्वारा आपको बताएंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसके दो पार्ट है, एक है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो जो हीम वाला भाग होता है यानी कि आयरन वाला जो भाग होता है इसी भाग से ऑक्सीजन ढीले क्रम में जुड़ता है, ठीक है ना। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब आइए बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है। अक्सर डॉक्टर आपको कहता है कि आपको खून की कमी हो गई है। खून की कमी हो जाने का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है ना। तो आइए समझ लेते हैं कि एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी आवश्यक है। तो औसतन ये बताया गया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है पर 100 मिलीलीटर जो ब्लड होता है उसमें लगभग 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो होना आवश्यक होता है, इतना होता ही है। अब इसमें यदि मेल और फीमेल का अलग अलग देखें तो देखिए, मेल के लिए बताया गया है कि 13 से 15 ग्राम, ये 13 से 16 ग्राम, ठीक है ना। यानी हीमोग्लोबिन मेल में कितना हो सकता है, पुरुषों में कितना हो सकता है? तो 13 से 15 ग्राम जो पर 100 मिलीलीटर जो ब्लड होता है उसमें क्या आवश्यक है? ये हीमोग्लोबिन आवश्यक है, ठीक है ना। इसी प्रकार फीमेल में यदि देखें तो 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में होना आवश्यक। अब इसकी बंधुता ऑक्सीजन के साथ देखें, यदि मान लीजिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लगभग 1.3 मिलीलीटर को बहन कर सकता है। यानी 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के 1.3 मिलीलीटर को बहन कर सकता है, जोड़ सकता है, ले जा सकता है या परिवहन कर सकता है,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब 100 मिलीलीटर ब्लड की हम बात करेंगे कि 100 मिलीलीटर जो ब्लड होता है, तो उसमें अभी हमने देखा है कि 100 मिलीलीटर ब्लड में औसतन जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 15 ग्राम है। तो जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को वहन कर सकता है, धारण कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में 100 मिलीलीटर में चूंकि 15 ग्राम क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन, ऐसी स्थिति में वह 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का वहन करता है या धारण करता है। यानी 100 मिलीलीटर यदि ब्लड है तो उसके द्वारा 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को वहन किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है। ये दो बातें हो गई ऑक्सीजन के परिवहन की, जो फेफड़े से लेकर के और कोशिकाओं तक होता है। कुल मिलाकर के 100% यदि माने कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है तो उसका अधिकांश भाग 98-99% के लगभग तो हो जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और शेष 1 से 1.5% जो होता है वो भी प्लाज्मा के साथ होता है। अब हम दूसरी गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है, देखिए थोड़ी इसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से कहां जा रही है, फेफड़े से कोशिकाओं तक, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जा रहा है, तो कोशिकाओं से फेफड़े तक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करना है और ऑक्सीजन को कहां ले जाना है, कोशिकाओं तक ले जाना है। इसलिए इसका जो परिवहन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां, कोशिकाओं से फेफड़े तक होता है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा ही होता है। तो यह 3 रूपों में होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से रूप है। पहला क्या है, रुधिर प्लाज्मा के द्वारा। अब ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की बंधुता जो होती है प्लाज्मा के साथ ज्यादा होती है, इसलिए इस रूप में 7% 7% घुलित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और रुधिर प्लाज्मा के द्वारा कहां तक पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है। दूसरा इसका माध्यम देख लें तो कार्बमिनो यौगिकों के रूप में। कार्बमिनो यौगिक मतलब हीमोग्लोबिन का जो एमिनो भाग होता है, अमीनो ग्रुप जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ध्यान रखना अभी हमने बताया है कि ग्लोबिन प्रोटीन एक भाग है इसका। तो ग्लोबिन प्रोटीन में जो अमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप के साथ कौन, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके और कहां पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा रूप जो है कार्बमिनो यौगिकों के रूप में। और इस रूप में लगभग 20% ऑक्सीजन जो होती है परिवहित होती है या इसका वहन होता है। तो इसमें देखिए हीमोग्लोबिन का जो एमीन ग्रुप आपको दिख रहा है, एमीन ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी और क्या बनाएगी, HbNH COOH, और इसी रूप में वो कहां तक पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है। तीसरा जो रूप है इसका क्या है, सोडियम पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में। सोडियम अथवा पोटेशियम जो आयन होते हैं उनके जो बाइकार्बोनेट बनते हैं उस रूप में ये पहुंचती है, और ये सर्वाधिक मात्रा होती है, क्योंकि इस रूप में सबसे ज्यादा अधिक बंधुता दर्शाती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रूप में होता क्या है एक्चुअली में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह प्लाज्मा के जल के साथ जुड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, रुधिर प्लाज्मा में ये सारा चीज हो रहा है। रुधिर प्लाज्मा में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, पानी के साथ जुड़ती है, और पानी के साथ जुड़ने के बाद कार्बनिक अम्ल बनाती है H2CO3, और ये कार्बनिक अम्ल बहुत शीघ्र क्या हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित होता है, और वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है और बाइकार्बोनेट आयन देता है। यही बाइकार्बोनेट आयन या तो सोडियम से जुड़ेगा या फिर पोटेशियम से जुड़ेगा। पोटेशियम से जुड़ सकता है अथवा सोडियम से जुड़ सकता है। तो क्रमशः यह सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और इसी रूप में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है। ये तो बातें हो गई दोस्तों रुधिर में गैसों का परिवहन, या रुधिर के माध्यम से गैसों का परिवहन इस प्रकार से होता है। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जो ये तीसरा रूप आप देख रहे हैं, यानी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, थोड़ा इसको समझते हैं, क्योंकि यहां से बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कंपटीशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इजिली आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में ये जो गोल संरचना आपको दिख रही है क्या है, आरबीसी है, हमारी लाल रक्त कणिका, ठीक है ना। अब लाल रक्त कणिका, चूंकि आप जानते हैं कि ब्लड के, यानी ब्लड जो हमारा है, ब्लड के दो भाग हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरी होती है सेल्स होती हैं, यानी कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना। सेल्स में मुख्य रूप से आप जानते हैं कि आरबीसी, आरबीसीएस, ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस,
CS और प्लेटलेट्स, तीसरा कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, 3 ये कोशिकाएं होती है। तो ये एक कौन सा भाग होता है? प्लाज्मा वाला भाग होता है, और एक क्या कोशिकीय वाला भाग होता है। तो यहाँ पर हम चूंकि बात किसकी कर रहे हैं? आरबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो बनी है संरचना, ये किसकी है? आरबीसी की है। अब आरबीसी क्यों यहाँ बनी है, क्या यहाँ होता है, आपको थोड़ा समझना इस चीज को। होता क्या है कि ये रुधिर प्लाज्मा है, इस आरबीसी के चारों ओर रुधिर प्लाज्मा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन हो रहा होता है, उस टाइम पे जो रुधिर प्लाज्मा होता है, इस रुधिर प्लाज्मा में कार्बनिक अम्ल बनाने की जो क्षमता होती है थोड़ा कम होती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया के बाद जो कार्बनिक अम्ल बनता है, यह कार्बनिक अम्ल बनाने की क्षमता रुधिर प्लाज्मा की अपेक्षा लाल रक्त कणिका में ज्यादा तेजी से होता है। क्यों होता है ज्यादा तेजी से? और वो लगभग 5000 गुना ज्यादा तेजी से होता है, तीव्रता से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्या पाया जा रहा है? एक एंजाइम पाया जाता है जिंक युक्त, जिसको कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये ध्यान रखना है, कौन सा एंजाइम है? कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम पाया था, और इस एंजाइम के प्रभाव में प्लाज्मा से कहीं अधिक, 5000 गुना अधिक किसमें बनता है? लाल रक्त कणिकाओं में बनता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंचती है? लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पहुंचती है, यहां पहुंचती है। ठीक है ना? और यहां से क्या करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करेगी और तुरंत क्या बना देगी? कार्बनिक अम्ल बना देती है। ये कार्बनिक जो अम्ल होता है, यह तुरंत वियोजित होता है, और दो रूपों में वियोजित होता है। एक इसका रूप कौन सा होता है? HCO3, जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन, और एक दूसरा कौन होता है? हाइड्रोजन आयन। यानी दो रूपों में टूट जाता है, तुरंत वियोजित हो जाता है, घटित हो जाता है। कौन कौन? एक हाइड्रोजन आयन है, और दूसरा कौन सा है? बाइकार्बोनेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन जो होता है, इस लाल रक्त कणिका के बफर सॉल्यूशन में काम आ जाता है, इस आयन का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है ना? और जो दूसरा बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, यह तुरंत चूंकि विसरणशील होता है। ये कैसा होता है? विसरणशील होता है, और इसके विसरणशील होने के कारण यह तुरंत विसरित होकर कहा जाता है? रुधिर प्लाज्मा में फिर से आ जाता है। और रुधिर प्लाज्मा में जैसे आएगा, तो आपको पता है कि रुधिर प्लाज्मा में हमारा NaCl है। ठीक है? NaCl क्या करता है? रुधिर प्लाज्मा में इस रूप में नहीं होता है, बल्कि यह N धनायन और क्लोराइड ऋणायन में होता है। यह पोटेशियम क्लोराइड यदि होगा, तो वह भी पोटेशियम धनायन, और जो क्लोराइड है ऋणायन के रूप में होगा। तो यहां पर क्या होता है? तुरंत जो बाइकार्बोनेट आयन आता है, तो सोडियम यदि है तो सोडियम से जुड़ेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम से जुड़ेगा तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है ना? इस तरह से ये कार्बोनेट आयन बना देता है। और इसके बदले में क्या है? क्योंकि यहां से लाल रक्त कणिकाओं से एक ऋण आयन आया है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया है। ठीक है? तो इसकी वैद्युत तटस्थता, यानी वैद्युत स्थिरता, आयनों की स्थिरता बनी रहे, इसके लिए तुरंत जो यहाँ पर क्लोराइड आयन होते हैं प्लाज्मा की, ठीक है ना, प्लाज्मा में जो उपस्थित क्लोराइड आयन होते हैं, तुरंत कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं में, ये आरबीसी के अंदर। ठीक है? तो हुआ क्या कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन आते हैं कहां से? लाल रक्त कणिकाओं से प्लाज्मा में, और इसके बदले में क्लोराइड आयन जो होते हैं, ये कहां आते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बाइकार्बोनेट आयन के बदले में क्लोराइड आयनों का लाल रक्त कणिका के अंदर आने की जो क्रिया होती है, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक बार फिर से सुन लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय के परिवहन के टाइम पर, कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय परिवहन के समय पर जो कार्बनिक अम्ल होता है, यह वियोजित होकर बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, यह मिश्रित होकर के रुधिर प्लाज्मा में आता है, और लाल रक्त कणिका के अंदर जो वैद्युत स्थिरता है, इसको बनाए रखने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन लाल रक्त कणिका के अंदर जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रक्रम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से रोचक और इंटरेस्टिंग चैप्टर या बिंदु हम आपके पास लेके आते रहेंगे। धन्यवाद सभी।